तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस पे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता ही है कि अगर हम कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हों या यूनियन के एग्ज़ाम्स हों, तो जितने भी सारे हम एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें जीएस सेक्शन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम जीएस सेक्शन की बात करें तो उसमें मेनली जो पॉलिटी होती है, और अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मेनली जो होता है हमारा आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं सब में लगभग कोई ना कोई आर्टिकल्स पूछे ही जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि लगभग के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं या फ्यूचर में पूछे जाएंगे। तो हम उन आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो तो जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे पास 395 टोटल आर्टिकल्स हैं। और उन आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे, हम उन आर्टिकल्स के अंडर वर्क करना पड़ता है। सभी जो सिटीजन्स होते हैं या फिर जो सिटीजन्स के राइट्स जो होते हैं वो उन आर्टिकल्स में आते हैं। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स आर्टिकल्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को पता ही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो हम इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। हमने जब हम कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो हमने इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें हैं तो वो हमने थोड़ा थोड़ा लगभग सभी से ले रखी हैं। जैसे ब्रिटेन से हमने रूल ऑफ लॉ ले रखा है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से ले रखी हमने ब्रिटेन से, और सिंगल सिटीजन से भी हमने वहीं से ले रखा है। और हमने आयरलैंड से हमारे डीपीएसपी जो होते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिया है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं और फंडामेंटल जो हमारे जुडिशियल रिव्यूज़ होते हैं वो हमने अमेरिका से ले रखी हैं। और फिर कनाडा से हो गया, और यूएसएसआर से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, फ्रांस से हो गया। तो ऐसे हमने थोड़ा थोड़ा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कंपाइलेशन कर रखा हमने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल था, तो उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो गठन हुआ था, तो उसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे, दो अंग्रेज़ थे, वो तो हमें इंडियंस बुलाते थे, और जो हम भारत के थे वो तो हम खुद को जो भारतीय बोलते थे अपने देश को। तो इसी बीच में क्या हो गया कि दो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो लगभग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वो सेपरेट हो गए। वो कुछ कहने लगे कि हम अपने देश को भारत कहेंगे, और कुछ कहने लगे कि हम अपने देश को इंडिया कहेंगे। तो फिर इसी बात पे बहस होने लगी। तो फिर आए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो वो आए, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि इंडिया दैट इज़ भारत, तो हम इंडिया और भारत दो कहेंगे। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आर्टिकल है वही है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो कहीं बार हमारा आर्टिकल फर्स्ट भी पूछा जाता है कि हमारे देश का नाम क्या है, मतलब कौन से दो नाम है हमारे देश के। तो ये भी बहुत बार हमारे एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। तो जो हमारा आर्टिकल फर्स्ट है वो मैंने आपको बता दिया। तो आर्टिकल फर्स्ट से और आर्टिकल फोर्थ में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हमारे पास आर्टिकल वन से फोर्थ में डिस्कस किया गया है। इस वन से और फोर्थ तक हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, अगर है तो वो वन ही है, इंडिया दैट इज़ भारत वाला। तो फिर आर्टिकल 5 से और आर्टिकल 11 तक हमें सिटीजनशिप के बारे में बताते हैं। तो इन वाले आर्टिकल्स में भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे हम इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए प्रोसीजर होगा। तो इसमें भी जो मेन है वो हमारे पास आर्टिकल्स 11 इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि आर्टिकल 11 में जो है बताया गया है कि जो हमारे पास जो सिटीजनशिप होती है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट को ये राइट है
कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई लॉ पास कर सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल 11 में है और इसमें सिर्फ हमारे आर्टिकल्स 11 ही इम्पोर्टेंट है। तो जो कि हमारा पार्ट सेकंड में आता है हमारे सिटीजनशिप को। और फिर हमारे पास आता है पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में क्या होता है कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो सारे हमारे पार्ट थर्ड के अंदर आते हैं। आपको पता ही होगा हमारे पास हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी वाला अब ये लीगल राइट हो गया, जो कि आर्टिकल 300A के अंडर का आता है। और पहले ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था हमारा, मतलब फंडामेंटल राइट था। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट हो गया है। तो हमारे पास जो आर्टिकल 12 है, इसमें आर्टिकल 12 में सिर्फ जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं उसकी डेफिनेशंस को बताया गया है। और जो फंडामेंटल राइट्स में जो हैं उसमें भी कुछ कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आर्टिकल्स, इसमें हम बात करें तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये वाला आर्टिकल्स बहुत से एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। और इक्वालिटी बिफोर लॉ इसका मतलब होता है कि जो लॉ होता है, जो गवर्नमेंट जो लॉ पास करती है वो सभी के लिए बराबर होता है। चाहे आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हों, चाहे आप उत्तराखंड के रहने वाले हों, चाहे आप यूपी के रहने वाले हों, चाहे आप बिहार के रहने वाले हों, तो जो भी लॉ होगा वो सभी के लिए समान होगा, जो कि हमारा आर्टिकल्स 14 के अंदर बताया गया है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है हमारे पास आर्टिकल 15 होता है। तो जो हमारे पास आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हैं, ये हमारे पास राइट टू इक्वालिटी हैं, मतलब समानता का अधिकार। तो ये हमारे आर्टिकल्स 14 से 18 में लाइक करते हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है हमारे पास आर्टिकल 15 है। ये इसमें बताया गया है कि जो कोई भी जो रिलीजन वाला, कोई भी अगर रिलीजन वाला आदमी है या कोई भी रंग हो, कल किसी अलग कास्ट का है, किसी कोई पुरुष है या महिला है, या उसका बर्थ प्लेस कहीं और है या कुछ भी है, तो किसी भी बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल्स 15 हमको बताता है। हमारा फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो हमारा आर्टिकल 16 होता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स आते हैं हमारे पास आर्टिकल्स 14 से और आर्टिकल 35 तक ये हमारे पास टोटली फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इन आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ज़्यादातर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसी में हैं। तो बाकी जो और आर्टिकल्स हैं हमारे पास 395 तक, उसमें से कुछ ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16। इसमें क्या बताया गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज कोई गवर्नमेंट अगर कोई पोस्ट निकालती है, तो गवर्नमेंट सभी को आमंत्रित करती है कि हमने ये पोस्ट निकाली है और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप इस पोस्ट में जो फॉर्म हम निकालते हैं वो भर सकते हो। तो इसमें हमारा आर्टिकल्स 16 में ये बताया गया है कि ऐसा नहीं कि पोस्ट निकाली और गवर्नमेंट ने अपने ही जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ही उसी पोस्ट पे लगा दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये हमारा आर्टिकल 16 के अंडर आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें मैं आर्टिकल 17 को लिखना भूल गया हूँ, क्योंकि आर्टिकल 17 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें बताया गया है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो जो हमारे पास छुआछूत है उसका एबॉलिशन हमारा आर्टिकल 17 के अंडर बताता है कि जो छुआछूत होता है, अनटचेबिलिटी होती है, उसका एबॉलिशन होना चाहिए। वो हमारा आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि 4-5 बार पूछा गया है एसएससी में। तो एसएससी का तो ये लगभग एक फेवरेट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 19। तो जो हमारे पास जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक ये हमारे पास राइट टू फ्रीडम्स के में आते हैं। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, सेकंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, तो ये आर्टिकल 19 से 22 के अंडर आता है। तो हमारे पास आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल्स 19 बताता है हमें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम अपनी बात को कहीं भी किसी के सामने, या गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो, हम उसके सामने अपनी बात को रख सकते हैं। ये हमारे पास हमारा आर्टिकल्स 19 बताता है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल्स 21।
जो कि हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। तो हमारा जो आर्टिकल 21 होता है वो हमारे पास प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की आज़ादी देता है। ये हमें जीने की आज़ादी और स्वतंत्रता की आज़ादी देता है हमारे आर्टिकल्स 21। और जो हमारा आर्टिकल 21 होता है, सपोज अगर कभी देश में इमरजेंसी लगी, कोई भी इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी, तो केवल आर्टिकल्स 19 ही है, आर्टिकल 21 ही है जो कि एबॉलिश नहीं किया जा सकता। जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड जो पर्सनल लिबर्टी है वो हमारा एबॉलिश नहीं किया जा सकता। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एबॉलिश किए जा सकते हैं, केवल आर्टिकल 21 को छोड़ के। तो बहुत से बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हमारा इमरजेंसी लगती हैं तो कौन सा आर्टिकल एबॉलिश नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए आंसर 21 हो जाएगा। सो तो नेक्स्ट आर्टिकल्स है हमारा, इसको भी मैं लिखना भूल गया हूँ। ये हमारे का आर्टिकल्स ए का 21 का है, ये क्लॉज ए है। इसमें बताया गया है हमें कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, तो जो 14 साल तक के बच्चे हैं सभी को शिक्षा का अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल 21 क्लॉज ए में बताया गया है। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है हमारे पास, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है, उसमें हमारा आर्टिकल्स 24 इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो है कि प्रोहिबिशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। तो जो चिल्ड्रंस है उनका किसी भी फैक्ट्री में काम करना मना हो जाता है। ये हमारा आर्टिकल्स 24 के अंडर हमारा आता है। और हमारा जो 21 था उसमें जो एलिमेंट्री एजुकेशन है कि 14 साल से बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन होनी ही चाहिए, तो ये हमारा आर्टिकल 21 में बताता है। और 24 मैंने आपको बता दिया है कि। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है हमारे पास, आर्टिकल हमारा 25 से 28 तक है, ये हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है। और जो हमारा 20 आर्टिकल्स, इसमें जो आर्टिकल 25 है हमारे पास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमें बताता है कि राइट टू रिलीजन है, जो कि हम कभी भी हम कोई भी धर्म है उसको हम अपना सकते हैं, वो हमारा आर्टिकल्स 25 बोलता है। और उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 6 है वो भी उतना इम्पोर्टेंट, 26 है वो भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और 27 28 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। और जो हमारा फंडामेंटल जो हमारे राइट्स जो होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारा आर्टिकल्स 14 हो जाता है, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला, कि सभी के लिए रूल समान। एक आर्टिकल 15 हो जाता है हमारे पास, जो कि डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। और एक हमारा आर्टिकल्स हो जाता है 17, एक ये आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है। और एक आर्टिकल हमारा 21 जिसको हम इमरजेंसी के टाइम पे भी एबॉलिश नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है हमारे पास 21A एलिमेंट्री एजुकेशन वाला। और एक हमारे पास आर्टिकल 32, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट के, ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हमारा आर्टिकल्स 29 एंड 30 हो जाता है। वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी इनको एक बार देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो जो ये हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसके अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 आता है। और जो आर्टिकल हमारा 29 है वो हमारा बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जो माइनॉरिटीज़ के उनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास आर्टिकल्स 29 है। और जो आर्टिकल 30 होता है हमारे पास वो होता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो जो हमारे माइनॉरिटीज़ होते हैं, जो सपोज जैसे मुस्लिम हो गए, तो वो मदरसे खोलते हैं, तो वो हमारे आर्टिकल्स 30 के अंडर ही खोलते हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट होती है वो उनको खोलने के लिए हील करती है। तो ये हमारा आर्टिकल 30 के अंदर बताता है। तो ये हमारा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे आर्टिकल 32, इसको पापा आर्टिकल्स भी कहते हैं। तो ऐसा इसीलिए कहते हैं कि सपोज अगर कोई आपका जो फंडामेंटल राइट का अगर आपका कोई वॉयलेशन कर रहा है, अगर आपको कोई इक्वलिटी बिफोर लॉ आपके साथ हो नहीं रहा है ढंग से, और आपके साथ अनटचेबिलिटी हो रही है, या कोई भी हो रहा है, आपकी पर्सनल लिबर्टी हो गया, आपकी
कोई भी चीज़ है फंडामेंटल राइट का कोई वॉयलेशन कर रहा है तो उस बेसिस पे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसीलिए इसको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाता है। तो इस आर्टिकल्स में क्या होता है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस आर्टिकल बाय दिस पार्ट। तो ये हमारा पार्ट थर्ड के अंदर हमारे आर्टिकल्स हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमारा होने वाला है वो है आर्टिकल 36 से आर्टिकल्स 51। तो आर्टिकल्स 36 से हमारे आर्टिकल्स 51 हैं, ये हमारे डीपीएसपी के अंडर आते हैं। तो डीपीएसपी मैं आपको बता देता हूँ, डीपीएसपी में क्या होता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, सबसे पहले हमने ये आयरलैंड से ली गई है। तो इन जो डीपीएसपी होते हैं इसमें बता रखा है कि जो स्टेट्स होते हैं उसको किस प्रकार से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको कैसे वर्क करना है, कैसे हमारे जो पॉलिसीज़ आती हैं उनको जो पॉलिसीज़ वगैरह आती हैं तो उस पर किस हिसाब से वर्क करना चाहिए। तो इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो हमारा आर्टिकल्स 39 हो जाता है। एक तो 39 वो भी क्लॉज ए। तो इसमें कहा गया है हमारा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स के बारे में इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 39 हमारा इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और फिर जो हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है हमारे डीपीएसपी में वो हमारा आर्टिकल 40 हो जाएगा। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है उसके बारे में बताया गया है। तो किस प्रकार से कि हम विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारा आर्टिकल 40 में बताया गया है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, मैंने 2-4 आर्टिकल्स को लिखना भूल गया हूँ उसमें। तो आर्टिकल 44, तो ये आर्टिकल हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है कि इसका मतलब होता है कि तो ये आर्टिकल 44 बताता है हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब हिंदी में होता है कि समान नागरिक संहिता। इसमें कि मतलब क्या होता है कि चाहे इस देश का जो भी सिटीजन होगा, कि चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो किसी भी तबके का हो या किसी भी मजहब का हो, उसके लिए जो होगा कि जो कानून होगा वो समान होगा। तो ये हमारा आर्टिकल 44 बताता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा हमारा वो हमारा आर्टिकल 51 हो जाएगा। तो जो 51 से पहले 50 हो जाएगा। तो 50 में हमारा क्या बता रखा है कि जो सेपरेशन होता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, उसके बारे में बताया गया है हमारा आर्टिकल 50 में। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 50। इसमें बताया गया है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो न्यायपालिका होता है उसका सेपरेशन कार्यपालिका से बता रखा है। तो ये हमारा आर्टिकल 50 में बता रखा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे पास आर्टिकल 51। इसमें बता रखा है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो सभी जगह मीन्स पीस बनाए रखना, ये हमारा आर्टिकल्स 50 में बता रखा है। और जो हमारा आर्टिकल 51 है उसमें हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती है हमारे पास उनके बारे में बताया गया है। तो जो हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ले रखी हैं ये हमने यूएसएसआर से ले रखी हैं, द सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि हम रसिया कहते हैं अभी। तो ये हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंडर हमने ली गई थी। तो उस टाइम हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। अभी प्रेजेंट के टाइम पे तो 11 है। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं हमारे आर्टिकल 51 क्लॉज ए के अंडर आती हैं। तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो आर्टिकल 52 हो जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 बताता है हमारे पास देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे पास प्रेसिडेंट होता है वो हमारे देश का सुप्रीम होता है। तो वो हमारे आर्टिकल 52 के अंडर बताया गया है। तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है जो कि हमारे 54 है, जो कि हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है आर्टिकल 54। सो नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 58। तो इसमें हमारे पास जो क्वालिफ़िकेशन होती है किसी भी प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट बनने के लिए एज लिमिट होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, उसके करियर हो गया, उसके बारे में जो हमारे क्वालिफ़िकेशन होती है तो वो हमारे आर्टिकल 58 में बताती है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 61। इसमें बता रखा है कि प्रोसीजर
फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट होता क्या है। तो जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसीजर होता है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट होता है। तो जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है ये हमने यूएसएसआर में रशिया से बोरो की हुई है। तो इम्पीचमेंट होता क्या है कि अगर सपोज कोई प्रेसिडेंट है और हमने उसको प्रेसिडेंट बनाया, और जो हमारा प्रेसिडेंट है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वर्क करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, तो उस बेसिस पे जो हमारे हाउसेस होते हैं, अपर हाउस हो गया हमारे पास राज्यसभा और लोअर हाउस हो गया हमारे पास लोकसभा, तो उसके किसी भी सदन में हमारे भी प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल्स जो प्रोसीजर होता है उसका, वो हमारा आर्टिकल 61 में बताया गया है कि हम इम्पीचमेंट की प्रोसेस में क्या क्या करते हैं और हम अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको कहाँ कैसे कैसे हटा सकते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा वो हमारा आर्टिकल 72 हो जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट की पार्डन पावर के बारे में बताता है, मीन्स क्षमा शक्ति के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी आदमी की सपोज किसी की भी सज़ा को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, या किसी भी को अगर डेथ पेनल्टी मिल रखी है उस पेनल्टी को रोक भी सकता है। ये हमारे आर्टिकल 72 के अंडर प्रेसिडेंट की हमारे पास पावर होती है। तो उसके पास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा हमारे पास वो होता है हमारे पास आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं हमारे पास वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पावर होती है हमारे अटॉर्नी जनरल की, कि सपोज अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे पास हाई कोर्ट्स हों चाहे लोकल कोर्ट्स हों, तो किसी भी अगर कोर्ट की हियरिंग चल रही है तो अटॉर्नी जनरल के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी कोर्ट्स में बैठ सकता है और उनकी हियरिंग को सुन सकता है। लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कुछ बीच में इंटरप्ट कर सके, तो मतलब बोल नहीं सकता वो बीच में, बाकी किसी भी हियरिंग को किसी भी टाइम कभी भी सुन सकता है। ये हमारे आर्टिकल्स में ये हमारे अटॉर्नी जनरल की पावर होती है। और ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये हमारे आर्टिकल 76 के अंदर बताया गया है कि देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद जो हमारे पास उसके बाद जो सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल के बाद, वो हमारे सॉलिसिटर जनरल होता है। और जो सॉलिसिटर जनरल है वो हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये हमारा 76 आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद एक और आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, 79 और 80 और 81। ये तीनों लगातार एक ही सीरीज़ वाले आर्टिकल्स हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये वैसे ही आर्टिकल्स हैं। इसमें बता रखा है 79 में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है। और आर्टिकल्स 80 में बता रखा है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा को कहते हैं हम, और जो हाउस ऑफ पीपल्स है वो हमारा लोकसभा को कहते हैं। तो हमारा आर्टिकल्स 80 में बता रखा है कि जो हमारा राज्यसभा होती है उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ये हमारा आर्टिकल्स 80 में बताया गया है। और जो हमारा आर्टिकल 81 है इसमें हमारे पास कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल्स इन, यानी लोकसभा की कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होने वाला है हमारे पास आर्टिकल्स 85। तो 85 में क्या होता है क्या होता है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट होता है। ये इसके बारे में बता रखा है कि जो प्रोरोगेशन होता है या डिसोल्यूशन होता है किसी भी पार्लियामेंट का, तो उसके बारे में हमारे पास आर्टिकल्स 85 में बताया गया है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे पास वो हमारा आर्टिकल्स एक तो 108 हो जाता है, जिसमें बता रखा है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इन सर्टेन केसेस। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट केसेस हैं तो जॉइंट मीटिंग तब होती है बोथ हाउस की, कि सपोज अगर कोई बिल है अगर वो पास करना है और पहले अगर वो राज्यसभा में जाता है और फिर लोकसभा में जाता है, और दोनों जो हाउसेस होते हैं दोनों बिल उस बिल को रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसे बिलों के लिए फिर उन जो हाउस होते हैं उनकी जॉइंट मीटिंग होती है। तो वो हमारा आर्टिकल्स 108 में इसका प्रोसीजर बता रखा है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे पास आर्टिकल 110, 110। तो जो आर्टिकल 110 है वो डेफिनेशन की बताता है हमारे पास मनी बिल की। मनी बिल मतलब होता है कि धन विधेयक। तो मनी बिल उसको कैसे हैं कि सपोज कोई
बिल है उसको मनी बिल तब कहेंगे कि अगर वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, टैक्स को घटाना बढ़ाना है या कम करना है या टैक्स लगाना है कहीं, तो टैक्सेशन से रिलेटेड जो बिल्स होते हैं उनको हम मनी बिल्स कहते हैं। और जो मनी बिल्स है वो हमारा केवल केवल लोकसभा में ही उठ सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल्स 110 से आता है। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे पास, वो हमारा आर्टिकल 112 हो जाता है। और आर्टिकल 112 में बता रखा है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम बजट भी कहते हैं, बजट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नाम ही नहीं है। बजट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा भी, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो है उसमें बजट का नाम नहीं है। तो उसका नाम, जो बजट है उसका नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कि हर साल निकलती है। आपने देखा होगा कि हमने फिशरीज़ में इतना खर्च किया है, हमने जो वर्क होता है, सोशल वर्क हो गया, जो गवर्नमेंट जो वर्क करती है हर साल, उसका जो बिल्स बनाती है वो बजट में आता है पूरा। और जो हमारा हर साल निकलता है वो हमारा आर्टिकल्स 112 के में आता है, उसका पूरा प्रोसीजर 112 में आता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो हमारा 112 आर्टिकल, 123 आर्टिकल हो जाता है। तो 123 आर्टिकल्स में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट की पावर बताता है ऑर्डिनेंस की। तो ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि अगर अभी कोई बिल पारित करना है, सपोज अगर कोई हमने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई बिल बनाना है, और अगर बहुत कोई भी हाउस अभी प्रेजेंट नहीं है, अगर किसी भी हाउस का अभी मतलब काम नहीं चल रहा है, सपोज अगर अभी जैसे सेशन चलते हैं, अगर दोनों हाउस के सेशन बंद हैं और हमें अर्जेंटली कोई बिल पास करना है, तो उस बिल को हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो वो हमारा ऑर्डिनेंस बिल, हमारे पास प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस बिल को पास करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 123 के अंडर आता है। तो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है, तो हमारा आर्टिकल 124 हो जाता है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है और आर्टिकल्स 124 में। तो फिर हमारे पास इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा, इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है वो हमारा सीधे आर्टिकल्स 148 हो जाएगा। तो 148 आर्टिकल्स में हमारे पास कैग के बारे में बताया गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग जो होता है उसकी जो वर्क होता है वो पूरा हमारा आर्टिकल्स वर्क का जो प्रोसेस होता है वो हमारा आर्टिकल्स 148 में बताया गया है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसका मेन वर्क होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके एक्सपेंडिचर को देखना होता है। तो वो हमारा कैग का वर्क होता है। और जो कैग होता है हमारा, ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और अभी जो प्रेजेंट में जो कैग हैं हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो GC मुर्मू हैं। और इनका इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है। तो इसके लिए हमारे पास 148 आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है वो हमारे का आर्टिकल्स 213 हो जाता है, जिसमें कि जो ऑर्डिनेंस पावर होती है, जो जैसे मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्डिनेंस पावर होती है हमारे पास आर्टिकल्स 123 के अंडर हमारे पास जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर होती है। ऑर्डिनेंस पावर के बारे में, ऑर्डिनेंस क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और आर्टिकल 2213 के अंडर ये हमारे पास गवर्नर, जो हमारे पास गवर्नर होता है स्टेट में, उसके पास ऑर्डिनेंस पावर होती है। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होने वाला है हमारे पास वो है आर्टिकल्स 280। तो आर्टिकल्स 280 में बताया गया है कि जो फाइनेंस कमीशन होता है हमारे पास, 280 से पहले हमारे पास एक आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स 279A। ये हमें GST के बारे में बताता है। तो जब से GST आया है तब से ये आर्टिकल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 279A में हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 280 मैंने आपको बताया दिया, ये हमारा फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। और उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हमारा आर्टिकल्स 315 हैं, जो हमारा UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताता है। और ये हमारा आर्टिकल्स 325 से 321 तक हमारा UPSC होता है। UPSC हो चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो इनके फंक्शंस के बारे में हमारे पास आर्टिकल 315 से आर्टिकल्स 321 तक बताता है। और इसके पास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हो जाते हैं हमारे पास सीधे आर्टिकल्स
352 से 360 हो जाता है, जो इमरजेंसीज बताती हैं। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, जो 350 आर्टिकल्स होता है उसमें हमारे पास नेशनल इमरजेंसी होती है जो कि किसी वॉर के टाइम पे लगती है। उसके बाद हमारे पास 356 होता है जो स्टेट इमरजेंसी होती है। और उसके बाद हमारे पास आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक और हो जाता है आर्टिकल 368। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा कि जब हम आपने बहुत सारे अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे कि फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, सेकंड अमेंडमेंट हुआ था, तो आपने पढ़ा होंगे अमेंडमेंट। तो हमारा आर्टिकल जो 368 होता है वो हमारा आर्टिकल्स पार्लियामेंट को ये राइट देता है कि केवल पार्लियामेंट ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कर सकता है। तो अमेंडमेंट, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, तो ये हमारा आर्टिकल्स 368 बताता है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल छूट गया है जो कि हमारा आर्टिकल पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। तो जो हमारा 73rd अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट 1992, उसके अंडर हम पंचायती राज सिस्टम को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे। तो जो हमारा आर्टिकल्स है पंचायती राज से सिस्टम, वो हमारा आर्टिकल्स 243 टू 243 ओ, ये हमारा जो प्रोसीजर होता है हमारे पंचायती राज सिस्टम का, उसके बारे में बताता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे तो वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी आप आर्टिकल्स पूरे पढ़ देना, पूरे मल्स डिटेलिंग इम्पोर्टेंट तो इन्हीं आर्टिकल्स को पूछा जाता है। तो आप फिर भी जो आपको लगता है कि और आर्टिकल्स भी इम्पोर्टेंट हैं तो आप इन आर्टिकल्स को भी देखना। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।